हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग जो है डीएलएड का, ठीक है, डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का विज्ञान पढ़ेंगे और ये क्लास 1 है, ठीक है। 3-4 क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे साइंस को, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग इसको धीरे धीरे करके और हर सब्जेक्ट को सेकेंड सेमेस्टर और या फोर्थ सेमेस्टर दोनों को जो है एक साथ लगभग एग्जाम होता है, एक ही सत्र में एग्जाम होता है दोनों का, तो दोनों को जो है हम लोग समाप्त कर लेंगे। 3-3, 4-4 क्लास में एक एक सब्जेक्ट को खत्म कर लेंगे। तो चलिए, ये क्लास 1 है, साइंस का प्रश्न है इसमें, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर है। और इन प्रश्नों में मैं जो है प्रश्न के साथ कुछ एक्स्ट्रा डोज भी दूंगा, एग्जाम की पॉइंट भी दूंगा जो उस प्रश्न के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, इस सेशन में जो है 15 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न होंगे। कुछ हमारे गेस प्रश्न होंगे और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो डीएलएड में आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। डीपीटी के टीके से बचाव होता है। डीपीटी के टीके से किसका किसका बचाव होता है? डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का या उपयुक्त तीनों का? तो उत्तर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त तीनों का जो है डीपीटी के टीके से बचाव होता है। देखिए, डीपीटी का फुल फॉर्म ही होता है डिप्थीरिया पर्टूसिस। देखिए, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनेस, ठीक है। पर्टूसिस का मतलब क्या होता है? पर्टूसिस का मतलब होता है काली खांसी। तो डीपीटी के टीके से जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का बचाव होता है। देखिए, जो कीटनाशक छिड़के जाते हैं ना पौधों पे, जो कीटनाशक छिड़के जाते हैं वो रोगाणुओं से क्या करते हैं? रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं पौधों का, ठीक है। यदि कोई पौधा है, हमारा धान का पौधा है, गेहूं का, उसमें अगर कीटनाशक छिड़का जा रहा है तो क्या करता है वो कि रोगाणुओं से लड़ने की उनकी क्षमता क्या करता है? बढ़ा देता है। रबी का फसल है, इनमें से जो है रबी का फसल क्या है? मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो उत्तर रेडी हो जाएगा। चना जो है क्या है? रबी का फसल है। चना किसका फसल है? रबी का फसल है। देखिए, तो यहाँ पे एग्जाम की पॉइंट में जो मैं एक्स्ट्रा डोज दे रहा हूँ, इसमें जो है आपका जो 1 लाइनर आता है उसमें भी फायदेमंद है ये, जो और जो थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न आता है 2 नंबर वाला, उसमें भी फायदेमंद होगा। तो ऐसे कभी कभी मैं दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं शॉर्ट आंसर की लाऊंगा और लॉन्ग आंसर की दोनों लाऊंगा, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है। पहले जो है एमसीक्यू टाइप के देख लीजिए। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? हल्का सा जो है तापमान कम होता है, और जब इनको काटा जाता है तो क्या होता है? उस समय जो है तापमान बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। अप्रैल वगैरह में काटा जाता है, अप्रैल मई में, तो उस समय जो है तापमान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। लेकिन बुआई क्या होती है? खुश्क और गर्म वातावरण में होता है। सॉरी, जो बुआई होती है वो क्या होता है? कम तापमान में होता है, ठीक है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे जो है गेहूं हो गया, जौ हो गया, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये रबी के प्रमुख फसल माने जाते हैं, ठीक है। तो आप गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा शहर से हैं तो थोड़ा सा याद करना पड़ता है इसमें। लेकिन आप जान लीजिए, गांव से तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जब खेतों में जाइए और एक समय जो आप बुआई देखते होंगे, चाहे खेतों को चारों तरफ देखेंगे, तो उस समय क्या क्या नजर आता है, उससे आप जो है थोड़ा सा आइडिया लगा के इस चीज़ों को आराम से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, जूल, न्यूटन, अर्ग, मीटर। तो बल का एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। क्या है? न्यूटन, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है बल का सूत्र देख लीजिए, बल यानी कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास को किस में डिनोट करते हैं? केजी में, एक्सेलरेशन को केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो 1 न्यूटन बराबर जो ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन का मात्रक जो होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी को जो है न्यूटन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चूंकि फोर्स पे जो है न्यूटन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए अब देखिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। काम का भी और ऊर्जा का भी, दोनों का मात्रक क्या है? जूल है। जूल भी बताऊंगा किसका यूनिट है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से निकाला जाएगा जूल का, उसको भी बताऊंगा। अब देखिए एक और चीज, ऊपर था कि मीटर, तो मीटर किसका मात्रक है? मीटर जो है लंबाई का है। लंबाई का क्या है? मीटर है, ठीक है। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? बताना है आपको, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात, कभी भी। चंद्र ग्रहण कब होती है? पूर्णिमा के दिन होता है। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ये आ सकता है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, इसको डिटेल में देख लीजिए। तो देखिए पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि सन है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है? अर्थ है, और ये क्या है? मून है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? उसकी छाया जो है, यानी कि पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है? अर्थ पे पड़ती है, ठीक है। जब अर्थ पड़ती है तो जब यहाँ के लोग जो होते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं, इसकी छाया पड़ जाएगी तो ये यहाँ के लोगों को नहीं दिखता है, और जैसे जैसे जो आगे बढ़ता है ये हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। देखिए तो वही क्या होता है, जब तो पूरा अंधकारमय हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। मान लीजिए कि ये सनलाइट पड़ेगा ऐसे, तो ये तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तब तो वहाँ पे उजाला आएगा। इसी समय जो अंधेरा होता है वो क्या होता है? चंद्र ग्रहण का समय होता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तभी चंद्र ग्रहण लगता है, और ये पूर्णिमा के दिन आती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे चंद्रमा का छाया जो है वाला अंधकारमय हो जाता है, और इस स्थिति में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप नहीं भूलेंगे चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। सूर्य के प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो है छाया वाले जोन में आ जाता है चंद्रमा, ठीक है। तो यह जो है चंद्र ग्रहण का सिचुएशन बन जाता है। खरीफ की फसल क्या है? गेहूं है, मटर है, चना है, धान है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। खरीफ की फसल जो है धान है इसमें, ठीक है। बाकी ऊपर वाले क्या है? अभी ऊपर बता चुका हूं आप, ऊपर वाले क्या है? ये सब जो है तीनों क्या है? ये रबी की फसल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं खरीफ की फसल को। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास समेत अन्य फसल शामिल है, ठीक है। इतने सारे लोगों को जो याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो छूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम को आप लोग याद करना है, ठीक है। इन फसलों को अधिक तापमान के साथ आर्द्रता और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर धान की बुआई देखे होंगे तो ये जो है लगभग जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में, ठीक है। उसमें देखिए कितना जो है तगड़ा धूप होता है, तो उस समय और बारिश का मौसम भी होता है, तो क्या होता है? आर्द्रता भी होता है और अधिक तापमान भी होता है, शुष्क तापमान की आवश्यकता होती है। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और खरीफ की फसल अक्टूबर तक तैयार हो जाती है। अक्टूबर तक तैयार होती है, उसके बाद फिर से क्या होता है? रबी का सीजन आ जाता है, रबी की फसल जो है बोई जाती है। बस आपसे एक अपील है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और एक और बात है, इसी चैनल पे जो है पेट की तैयारी चल रही है फिलहाल,
जीएस के लिए, ठीक है। देखिए जीएस से बहुत मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, तो जीएस और हिंदी दोनों का मैं जो है यहाँ पे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से डालता हूँ, और आप लोग को जो है बहुत ही फायदा होगा अगर आप लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण, ध्यान रखिएगा गति की बात हो रही है, गति की कारण जो है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गति कारण जो है होता है, जिससे कार्य होता है, क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसके रेखीय वेग या कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होता है। किसी पिंड की वह ऊर्जा जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग दोनों के कारण होता है, क्या कहता है? गतिज ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? रेखीय गति के लिए क्या है गतिज ऊर्जा? हाफ mv²। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv², ठीक है। और जो घूर्णन गति में गतिज ऊर्जा होता है हाफ I ω², ठीक है। क्या है? हाफ I ω² है। धरती के सतह के पास किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? mgh होती है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान और g क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, तथा h क्या है? भूमि की सतह में से ऊंचाई है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे जगह है, देखिए मान लीजिए कि कोई ये अर्थ है, ये अर्थ का सतह है, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस है, ये सरफेस है यानी कि सतह है। मान लीजिए कोई वस्तु जो है यहाँ पे है, ठीक है, रुकी हुई है। यहाँ पे क्या हुई है? रुकी हुई है। मान लीजिए किसी छत पे, ये छत पे रुकी हुई है ये वस्तु। तो देखिए किसी वस्तु की जो है वो गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा mgh, दोनों का जोड़ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दोनों का जोड़ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देखिए अब ये वस्तु रुकी है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, यानी कि यहाँ पे जो है इस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? 0 है। गतिज ऊर्जा क्या है? 0 है। ये हो गया मान लीजिए इस वस्तु की हाइट। तो इस वस्तु की जो है सबसे अधिक इसमें क्या है? mgh यानी कि स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सबसे मैक्सिमम है। और स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0 है। देखिए दोनों का जोड़ क्या है? कांस्टेंट है। देखिए जैसे जैसे वस्तु नीचे की तरफ आएगी इसका जो है स्थितिज ऊर्जा कम होगा और गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे जैसे नीचे आएगी वस्तु उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप को और तेजी से खींचेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और क्या होगा? यहाँ पे आते आते और जितने तेजी से आएगा वस्तु क्या होगी? और उसका जो है गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो है योग क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और एक पीक पॉइंट पे जब वस्तु रुकी है तो वहाँ पे जो है हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा 0 है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, ठीक है। गतिज ऊर्जा 0 है और स्थितिज ऊर्जा क्या है? हाई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। पुनः प्राप्त होने वाले नवीकरणीय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से? जो पुनः प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, यानी कि फिर से वो तैयार हो जाएंगे, अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो इसमें से जो है कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला या पेट्रोलियम। तो ज्वार भाटा ऊर्जा होता है वो नवीकरणीय स्रोत है। ज्वार भाटा क्यों होता है? ये जो देखिए जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है मुख्य रूप से वो क्या करता है? जो पृथ्वी का, ये मान लीजिए चंद्रमा है और ये अर्थ है, जो पृथ्वी के महासागर हैं जब नजदीक आता है तो क्या करता है? चंद्रमा इनको अपनी ओर खींचता है। तो ये क्या होता है? ये पानी का लेवल जो उठ जाता है। फिर जब नीचे गिरता है तो ये क्या करता है? बाहर जो है तट पे जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा एनर्जी कहते हैं। उससे जो है बिजली भी तैयार हो जाती है, ठीक है। उसका अलग मैकेनिज्म है, वो अलग बात है। तो जो ज्वार भाटा है वो क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से। नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषणकारी नहीं है। देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो क्या करती है? प्रदूषण नहीं करती। जैसे मान लीजिए पवन ऊर्जा प्रदूषण नहीं करेगा, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जल से जो पैदा होता है। ज्वारीय ऊर्जा, वही जल, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन, सब क्या करते हैं? प्रदूषण नहीं करते हैं
और ये फिर से क्या होते हैं, नवीकरण हो जाते हैं, फिर से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। आप कितना भी शोषण करिए अपने आप को फिर से तैयार कर लेंगे। तो इनके स्रोत का क्षय नहीं होता है, इनके अनुसार स्रोत पुनः भरण होता रहता है, ठीक है। यानी कि स्रोत जो है पुनः अपने आप को रिफिल करता है। जैसे सौर ऊर्जा है, फिर से कल सूर्य उगेंगे, आप सौर सेल का प्रयोग करिए। पवन ऊर्जा है, फिर से कल हवा बहेगा। जल विद्युत ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा, सब क्या है पुनः अपने आप को क्या करते हैं, रिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। भूमि से वृक्षारोपण से भूमि की कटाव होता है, ठीक है। देखिए, वृक्षारोपण से भूमि के कटाव में कमी होती है, अधिक होता है, नहीं होता है, समान रूप से होता है। देखिए, जो वृक्षारोपण होता है उससे भूमि का कटाव क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। जो वृक्ष होते हैं, मान लीजिए वृक्ष है, ये भूमि को क्या किए रहते हैं, भूमि को जकड़े रहते हैं, ठीक है, अपने तने में, सॉरी जड़ में, ठीक है, जकड़े होते हैं। तो भूमि की मिट्टी जो है इधर उधर कटाव में या तो मान लीजिए पानी आ गया, बाढ़ आ गई, या हवा बह रहा है, क्या होते हैं, इसको रोक के रखता है। तो भूमि कटाव क्या होता है, रुकता है वृक्षारोपण से। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है, 60 से 80%। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा 60 से 80% होती है। नियमित खाद से उपज में वृद्धि होती है, ठीक है। नियमित खाद अगर देंगे आप तो उपज में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः जो है जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल तो जो है केमिकल वाली खादों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का मुख्य मोटो ये है कि अगर आप बिना खाद के जो है आप उपज नहीं बढ़ा सकते। इसका मुख्य कारण ये है कि हमने जमीन का इतना शोषण कर दिया है कि जमीन में न्यूट्रिएंट्स अब बचे ही नहीं हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देके जो है उसको उपजाऊ बनाना पड़ता है। कार्य क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, न्यून राशि है, इनमें से कोई नहीं। कार्य जो है एक सदिश राशि है। देखिए, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि बल गुणे विस्थापन, ये कार्य का सूत्र है, ठीक है। कार्य का सूत्र है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन क्या लिख रहे थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन का भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पर सेकेंड है तो -2 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर डायमेंशन वाले में लिखेंगे तो केजी को लिखते हैं एम मास, मीटर को लिखते हैं एल स्क्वायर, और सेकेंड को सेकेंड लिखते हैं, तो जो कार्य का और ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। तो जूल को जो है, ठीक है, जूल को जो है एक जूल बराबर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। या ml2 ठीक है। यहाँ पे टी लिखते हैं, टी समय लिखते हैं, टी टाइम लिखते हैं, ml2t-2 ये भी होता है, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक ही बात है। तो ये जो है क्या है, यूनिट है। थोड़ा बहुत अगर साइंस आप पढ़े होंगे पहले से तो जो है ये आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, जिस भौतिक राशि में मात्रा मानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जिस भौतिक राशि में मात्रा या परिमाण, मात्रा क्वांटिटी एंड दिशा यानी कि डायरेक्शन, ठीक है, दोनों निहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों में क्या कहते हैं, उदाहरण के लिए वेग है, बल है, संवेग है इत्यादि है। जिन राशियों में केवल परिमाण होते हैं उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप या समय, ठीक है। ये सब क्या है, अदिश राशि है। उनमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, खाली परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन सदिश राशि में दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य, पवन ऊर्जा। ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य, ठीक है। देखिए, ये पृथ्वी है, अर्थ है, और यहाँ है सन, ठीक है। दूर है इसलिए छोटा बना दिया हूँ, है तो बहुत बड़ा, लगभग 1 लाख गुना बड़ा है सन पृथ्वी से, ठीक है। अब देखिए, ध्यान सुनिए, जब सूर्य नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसके पीछे ये कारण है। देखिए, जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में किसकी सहायता होती है,
जरूरत पड़ती है, सौर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए कि अगर ये सौर ऊर्जा नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे, यानी कि भोजन नहीं बना पाएंगे। भोजन नहीं बना पाएंगे तो मर जाएंगे तो हम ये ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, एक ऐसा चक्र है जो पूरे विश्व को जिंदा रखा हुआ है। इसको समझ में आए चाहे ना आए, फिर से एक बार, सौर ऊर्जा से क्या होता है, पेड़ फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर पेड़ खाना नहीं बनाएंगे सौर ऊर्जा के अभाव में, अगर मान लीजिए सूर्य नहीं है तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो कोई भी जानवर भी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य पृथ्वी के लिए सौर ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत है। सूर्य जो है पृथ्वी के लिए सौर ऊर्जा का क्या है, मुख्य और प्राथमिक स्रोत है। बाकी आप लोग जानते हैं विटामिन डी भी मिलता है सनलाइट से। 1 जूल होता है, 1 जूल क्या होता है, 1 न्यूटन गुणा मीटर, 1 न्यूटन प्लस मीटर, 1 न्यूटन पर सेकेंड या पर मीटर या न्यूटन पर सेकेंड। अभी तो बता चुका हूं ऊपर, 1 न्यूटन गुणे मीटर, ठीक है, वही बता चुका हूं, ठीक है। वर्क क्या हुआ था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का क्या था, न्यूटन था, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर था, तो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा इसका, ठीक है। न्यूटन मीटर कहिए या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगुणे मीटर, यानी कि वही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्न में से सरल मशीन है, निम्न में से जो है सरल मशीन कौन सी है आपको बताना है। पहिया, घिरनी, पेंच या सभी। पहिया, घिरनी, पेंच सब क्या है, सरल मशीन है, ठीक है। अब देखिए सरल मशीन क्या होती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सरल मशीनें या तो बल की दिशा बदल देते हैं या प्रयुक्त बल को बढ़ा देते हैं। सरल मशीनें क्या करती हैं, बल की दिशा को बदल देते हैं या प्रयुक्त बल को क्या करते हैं, बढ़ा देती हैं। सरल मशीनें विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे लीवर, घिरनी, नतल, पेच, फन्नी। देखिए सरल मशीनें क्या करती हैं, बल की दिशा को बदल देती हैं या प्रयुक्त बल को बढ़ा देती हैं। देखिए तो मशीनें हम क्यों प्रयोग करते हैं कि ताकि कोई भी काम क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। लीवर 3 प्रकार के होती हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। लीवर कितने प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन, तो उत्तर हो जाएगा। आमाशय में पाया जाने वाला क्या है, पेप्सिन एंजाइम है। इनमें से पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन क्या है, एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां एंजाइम पेप्सिन को का स्राव करती हैं। पेट में गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, वे पेप्सिन, रेनिन जैसे एंजाइमों का स्राव करते हैं जो प्रोटीन पर कार्य करते हैं। तो पेप्सिन मुख्य रूप से प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, आमाशय में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। शर्करा का नियमन करने के लिए कौन सी हार्मोन सहायक है। शर्करा यानी कि शुगर, नियमन यानी कि कंट्रोल। कभी कभी जो है अंग्रेजी भी हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो शर्करा को का जो है नियमन करने के लिए कौन सी हार्मोन सहायक होती है, यानी कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी हार्मोन सहायक होती है। पायथ हार्मोन, गैस्ट्रिक, इंसुलिन, कीटोन, जैविक। इंसुलिन जो है क्या होती है, ये ब्लड में जो है शुगर की मात्रा को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, अगर सही तरीके से आपके बॉडी में नहीं हो रहा है तो समझिए कि अब क्या हो गए हैं, आप जो है शुगर के मरीज हो जाएंगे। शुगर क्या है, शरीर के लिए दीमक है, बड़ा खतरनाक बीमारी है। मुख्य रूप से टेंशन से शुरुआत होता है, पेट की जो है शुरुआत होता है, टेंशन से होता है। टेंशन से जो है एंजाइमल हार्मोनल चेंज गड़बड़ाता है। फिर उसके बाद जो है देखिए शुगर जो है एक अनुवांशिक बीमारी भी है, ये भी सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 पे आते हैं। जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी। जल में घुलनशील जो है वो है विटामिन बी। एक फार्मूला मैं बहुत बड़ा इस ट्रिक को बता चुका हूँ, अपना ट्रिक को, ठीक है। देखिए बर्फ कूल, बी से बर्फ हो जाएगा, पानी में घुल, पानी में घुल,
बर्फ को अगर पानी में डाल देंगे तो भूल ही जाएगा, बर्फ ठंडा भी होता है, दोनों सत्य है, ठीक है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है क्या होता है, ये पानी में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? पानी में। बाकी ए, ठीक है, ए डी ई और के, ए डी ई और के, ये किसमें घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखना, ये वसा में घुलनशील है। बाकी बी और सी, बर्फ घुल पानी में घुल, किसमें घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।